चलिए शुरू करते हैं। जिस काल की जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलता है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सुसंगठित राज्यों का निर्माण 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ। जब कोई उन्नत देश किसी कमजोर देश पर आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से अधिकार कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। आधुनिक काल का आरंभ 8वीं सदी में हुआ। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पुरातात्विक वस्तुओं के अध्ययनकर्ता पुरातात्विद कहलाते थे। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सभी वस्तुओं में एक रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन 14 से किसी जीव के पदार्थ की आयु का पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिसका आप किसी भी एग्ज़ाम में, यानी आप ग्रुप डी से लेकर के बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक आप अगर ये याद कर लेते हैं तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि ये है 6 क्लास का, लेकिन जहाँ तक जितने भी जीएस के अभी तक किताब लिखे गए हैं या जितने भी हम जीएस का बुक पढ़ते हैं, लूसेंट इत्यादि, उनमें इसी सभी से ऐसे ही प्रश्न दिए गए होते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद करें। मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे याद करें, इसका नोट्स बना लें और आगे देखते हैं हम। तिथियों की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट तथा बाद के समय को एडी अन्ना डोमिनी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया था। सिंधु और सहायक नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। महापाषाणी संस्कृति में मृतकों को दफनाकर चारों ओर पत्थर के टीले रख दिए जाते थे। कोल्डिवा और चोपनी मंडो में सबसे पहले चावल उपजाया गया। गंगा नदी के दक्षिण भाग को मगध कहा जाता था। इंडिया शब्द इंडस से बना है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। भारत में शिकारी प्रवृत्ति के लोग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड में सबसे पहले देखे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें, नोट्स बना लें, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इस वीडियो में हम लोग इसी तरह के लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखते हैं। आरंभिक मानव के निशान भीमबेटका, बुदनी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट, महेश्वर से मिला है। प्रारंभिक हथियार पत्थर के बने होते थे। आरंभिक मानव की बस्ती बिहार के पैसरा, जो कि अभी फिलहाल मुंगेर जिला में है, नामक स्थान पर देखा गया था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 14,000 साल के पहले को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल 14,000 से 8,000 वर्ष के पहले को कहा जाता है। नव पाषाण काल 8,000 से 3,000 वर्ष के पहले को कहा जाता है। कृषि की शुरुआत ईरान और इराक देश के पहाड़ियों के तलहटी में हुई थी। सबसे पहले मानव ने कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर को पाला था। सबसे पहले गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, खूर के निशान मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल तथा जानवर की हड्डियां कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से मिली है। गेहूं, दलहन, भेड़, बकरी, कुत्ता, बोरजोहम कश्मीर से मिला है। गेहूं, चना, जौ, चिरांद बिहार से मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, पय्यापल्ली आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया गया था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैं कई पार्ट में
वीडियो आपको बना कर दूंगा। चूँकि ये अभी हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री देख रहे हैं, तो हिस्ट्री का ये पहला ही पार्ट है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि 6 क्लास के हिस्ट्री में लगभग 200 या 250 के आसपास क्वेश्चंस होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे एग्ज़ाम में। तो आप इन्हें ज़रूर याद करें, नोट्स बनाएं। आगे देखते हैं। मृतकों को दफनाने के साथ ही मृतकों को दफनाने के जो साक्ष्य जो थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। नवपाषाण काल के बाद धातु युग शुरू हुआ। सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया। नवपाषाण युग में विश्व के कई हिस्से में सभ्यता का विकास हुआ, जैसे भारत में हड़प्पा, इराक में मेसोपोटामिया, साथ साथ मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता का विकास हुआ। 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। लगभग 2800 हड़प्पा सभ्यता का पता चला है, हड़प्पा स्थल का पता चला है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जो कि रावी नदी के किनारे है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। 1961 में ब्रजवासी लाल ने कालीबंगा की खोज की, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। 1954 में रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। तो इस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, जैसा आप जानते हैं कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी समय खुदाई के क्रम में इसका पता चला था। और 1921 से लेकर लगभग 1953-54 तक खुदाई की गई, जिसमें लगभग 2800 स्थलों का पता लगाया गया था। और प्राचीन काल में जो इस्तेमाल की जाते थे वस्तुएं, उनका काफ़ी जो है पता चला जहाँ तहाँ से, जैसे कि चावल, फूड़, जौ, गेहूँ इत्यादि जो है पाए गए, साथ साथ मूर्ति, बर्तन इत्यादि। आगे देखते हैं। 1989-90 में RS विष्ट ने धौलावीरा की खोज की। 1931 में गोपाल मजुमदार ने चन्नूदरो की खोज की, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। 1931 से 53 में माधव स्वरूप वत्स ने रंगपुर की खोज की। हड़प्पा में छोटे हिस्से को नगर कहा जाता था, जबकि छोटे हिस्से को नगर दुर्ग, जबकि निचले इलाके को नगर कहा जाता था। मोहनजोदड़ो से महास्नानागार मिला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया है। अग्निकुंड का प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिला है। हड़प्पाई नगर के घर 1 मंजिला, 2 मंजिला और 3 मंजिला होते थे। हड़प्पाई नगर में लोग सूती वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। लेखन कला का आविष्कार हड़प्पाई लोगों ने किया। हड़प्पाई राजस्थान के खेतरी से तांबा, कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान के बदख्शा से मैदूर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी लाते थे। मेसोपोटामिया अभिलेख के मेलुआ की चर्चा मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और ऐसा मानते थे कि उर्वरता की जो देवी है धरती, उनके ऊपर हल चलाना जो है वो गुनाह है। वो हल नहीं चलाते थे, बल्कि जो प्राचीन काल में जो लोग खेती करते थे, वो जंगलों को सफाया करके, काट करके, और उसी पर बीज जो था वो छींट देते थे, और उसी से जो फसल होता था उसको फिर काट करके उस जगह को छोड़ देते थे, ताकि फिर उस पर वन उग जाए और वो फिर उस जगह से दूसरे जगह जो होता था वो खेती की शुरुआत करते थे। इस तरह इसको स्थानांतरित खेती कहा जाता था। यानी कि वो मानते थे कि धरती हमारी माँ है और इनके ऊपर हल चलाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।